गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए, आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ गया। अरे इधर से भी आवाज़ आ रही है। अच्छा लग रहा है कि इधर जो ऑन किए हुए वहाँ से भी साउंड आ रहा है। तो आप चलिए हम उधर साउंड भी कम करते हैं और साथ साथ आप हमको बताओ अच्छे से कि आपको हम एकदम अच्छे से दिख पा रहे हैं, साथ साथ जो है आप हमको अच्छे से सुन पा रहे हो। तो सुन तो रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं उधर से आवाज़ आ रहा है, तो शायद साउंड बहुत अच्छे से जा रहा है और पिक्चर विक्चर हम अच्छे से दिख पा रहे हैं। आप जल्दी से बताइए, फिर एकदम तूफान मेल में हम अभी देखो तो स्टार्ट करने में भी जो है बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, तो सब कुछ तो हुआ बट फिर देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अभी देखो तो कैसा है, ठीक है क्या? अभी ठीक है या अभी भी गड़बड़ कर रहा है? थोड़ा लगता है आज गड़बड़ करेगा, क्लास ठीक से नहीं होने देगा। अभी तो देख रहे हैं ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है ना? क्लास स्टार्ट करें क्या? थोड़ा थोड़ा अच्छा ठीक है अब। हाँ थैंक यू आलोक। क्लियर है, क्लियर है। अभी लग रहा है ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ धोखा दिया तब फिर देखेंगे, अगर होगा तो आज डिसमिस कर देंगे क्लास, बट अभी लग रहा है कि अब ठीक है। चलिए, लास्ट क्लास, पिछले क्लास में हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी पर पूरा का पूरा कंसंट्रेट किए थे और क्या है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस मेटलर्जी में, वो हम लोगों ने सीखा कि मेटलर्जी में थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल का क्या महत्व है, क्या योगदान है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोगों ने सीखा पिछले क्लास में। आज एकदम सुपरहिट टॉपिक है इलिंगम डायग्राम। एक बार फिर से ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि इलिंगम डायग्राम क्या है। देखिए इलिंगम डायग्राम एक बार हम देख लें, सब ठीक है ना भाई? हाँ अभी तो ठीक है, अब ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, अब दिख रहा है कि लगभग लगभग ठीक है। आओ तो इलिंगम डायग्राम। इलिंगम एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक का नाम है। इनका फुल फॉर्म, पूरा नाम H.J.T. इलिंगम। इलिंगम ने क्या किया, फ्री गिब्स एनर्जी, समझ रहे हो? फ्री गिब्स एनर्जी जिसको डिनोट करते थे जी से, और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग डेल्टा जी से डिनोट करते थे। तो H.J.T. इलिंगम ने पहली बार, है ना, पहली बार डेल्टा जी का ग्राफ बनाया, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी का ग्राफ बनाया, क्योंकि हम जान रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोसेस का, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है पहचानने के लिए। मतलब वो प्रोसेस अपने आप होगा कि नहीं होगा, इसके लिए डेल्टा जी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इलिंगम साहब ने क्या किया, फ्री गिब्स एनर्जी का ग्राफ बनाया। मतलब पहली बार गिब्स फ्री एनर्जी को उन्होंने ग्राफ में दिखाया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया? फ्री गिब्स एनर्जी का। पहला बात दिमाग में आया कि इलिंगम साहब ने गिब्स फ्री एनर्जी का ग्राफ बनाया, गिब्स फ्री एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया। गिब्स ने तो डेल्टा जी का मतलब गिब्स फ्री एनर्जी का तीन इक्वेशन दिया, हम लोग पिछले क्लास में बहुत अच्छे से स्टडी किए। बट
एचजेटी इलिंगम ने गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन नहीं दिया, समीकरण नहीं दिया, क्या दिया भाई? ग्राफ। तो आप लोग जानते हो कि जब भी कोई दो ग्राफ होता है, रुकना, हम पहले एक ये पेज ले लेते हैं। यस, देखो जब भी आप लोग ग्राफ खींचते हो दो एक्सिस के बीच में, मिनिमम इधर आप ले लेते हैं y, इधर ले लेते हैं x, तो आप जो भी यहां पर ग्राफ खींचने वाले हो वो रिलेशन कहलाएगा किसके किसके बीच में भाई? x और y के बीच में। तो इलिंगम साहब ने जो ग्राफ दिया, इलिंगम साहब ने जो ग्राफ खींचा वो ग्राफ डेल्टा जी का, मतलब फ्री गिब्स एनर्जी का दिया, और उन्होंने जो ग्राफ खींचा था फ्री गिब्स एनर्जी और टेम्परेचर के बीच। किसके बीच भाई? फ्री गिब्स एनर्जी और टेम्परेचर के बीच। एक बार फिर से इलिंगम मींस एचजेटी इलिंगम ने पहली बार गिब्स फ्री एनर्जी का ग्राफ दिया, मींस गिब्स फ्री एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया। ये दिमाग में आ गया। उन्होंने जब डेल्टा जी का ग्राफ खींचा तो डेल्टा जी और किसके साथ ग्राफ खींचा था? तो डेल्टा जी और टेम्परेचर के साथ। मींस गिब्स एचजेटी इलिंगम ने जो ग्राफ दिया वो ग्राफ था किसके किसके बीच में भाई? डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में। क्लियर? अब ये जो ग्राफ है, इसी ग्राफ को, इसी डायग्राम को कहा जाता है इलिंगम डायग्राम। अब क्या है ग्राफ हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और उन्होंने कैसे कैसे ये ग्राफ खींचा था ये भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन इलिंगम डायग्राम के बारे में कुछ कुछ पिक्चर अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इलिंगम डायग्राम एक ग्राफ है, एचजेटी इलिंगम ने इसको दिया था। ये एचजेटी इलिंगम ने पहली बार डेल्टा जी का ग्राफ बनाया, डेल्टा जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया। और वो ग्राफ, वो रिप्रेजेंटेशन, वो ग्राफ जो डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करता है, वो ग्राफ जो किसके किसके बीच में भाई? डेल्टा जी और टी के बीच में, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में संबंध स्थापित करता है, रिलेशन को स्टैब्लिश करता है। और साथ साथ जो ग्राफ सही रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब किसी भी प्रोसेस के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमको लेना है, और सही टेम्परेचर मतलब क्या होना चाहिए, उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर, सही टेम्परेचर, ये सबको भी चुनने में हमारी मदद करता है। ठीक है? तो आप इलिंगम डायग्राम के बारे में क्या क्या बात याद रखोगे? सबसे पहली बात तो आप याद रखना कि ये एचजेटी इलिंगम ने दिया था। अच्छा, एचजेटी इलिंगम ने क्या किया? तो डेल्टा जी का पहली बार ग्राफ दिया था। ये ग्राफ किसके किसके बीच में रिलेशन देता है? तो डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देता है। और साथ साथ क्या बताता है भाई? तो किसी भी प्रक्रिया के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए सही रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब समझ रहे हो, अपकारक स्मेल्टिंग में काम देता था हमको। और सही टेम्परेचर क्या है, किसी भी प्रोसेस के लिए सही टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ये सब बातें ये ग्राफ से हम लोगों को पता चल जाता है बहुत आसानी से। ठीक है? तो अब चलिए हम लोग आते हैं यहां पर और देखिए वही सारा बात हम लोग लिखे हैं। एचजेटी इलिंगम गेव फर्स्ट टाइम द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्री गिब्स एनर्जी, okay, and the graph which gives the relation between delta G and temperature, and which also gives the idea, also यहां पर रहता तो ज्यादा अच्छा था, हम दे देंगे, which also gives the idea of choice of exact temperature and suitable reducing agent for any process is called Illingham diagram। अच्छा, उधर D कट गया है, अच्छा कोई बात नहीं, यहां पर डी होगा, वो थोड़ा सा कट गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वो तो लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है? तो इलिंगम ने क्या किया भाई? एचजेटी इलिंगम ने पहली बार डेल्टा जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, और वो ग्राफ जो किसके किसके बीच में हो? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में नहीं हो, किसके किसके बीच में? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में नहीं हो, वेलोसिटी और टाइम के बीच में नहीं हो, किसके किसके बीच में हो? डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में हो, है ना? वो ग्राफ जो डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में हो, और साथ साथ किसी भी प्रोसेस के लिए जो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट और एग्जैक्ट टेम्परेचर का हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है, के बारे में बताता है, उसी को कहते हैं हम लोग इलिंगम डायग्राम। ओके, इस डेफिनेशन को एकदम अच्छे से याद कर लेना। एचजेटी इलिंगम गेव फर्स्ट टाइम द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ gives free energy, है ना, and the graph which gives the relation between delta G and temperature, and which also gives the idea of choice of exact temperature, सही temperature and suitable reducing agent for any process is called Illingham diagram। हिंदी में देख लेते हैं। एचजेटी इलिंगम ने सर्वप्रथम फ्री गिब्स एनर्जी का ग्राफी व्यक्तीकरण दिया, तथा वह ग्राफ जो फ्री गिब्स एनर्जी तथा टेम्परेचर के बीच में ये होगा,
दीर्घिकार बीच संबंध स्थापित करता है तथा जो हमें किसी प्रक्रिया के लिए सही ताप तथा उचित अवकारक को तय करने में हमारी मदद करता है, उसे इलिंगम डायग्राम कहते हैं। क्लियर? आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, तब फिर हम आपको ग्राफ बताते हैं। वो हो गया? चलो, ये है ग्राफ। डरना नहीं, ग्राफ को देखें, हम बहुत अच्छे से भी बताएंगे आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों के लिए एक अच्छा सा गुड न्यूज है कि हम एक चैप्टर को ले रहे हैं। और अच्छा, ये अभी यहां पर धुंधला आ रहा है, बट वहां पर तो ठीक आ रहा है। अभी सब नेटवर्क सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम है? क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑल क्लियर। हाँ चलो, अभी सब कुछ ठीक है। तो हम अभी बताए कि एक बहुत अच्छा गुड न्यूज है आपके लिए कि एक दो दिन में हम एक चैप्टर को ले रहे हैं, ठीक है? और उस चैप्टर को कुछ इस अंदाज में, मतलब इस टाइप का चटपटा अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे कि लगभग 1 घंटे का क्लास वो सिमट जाएगा 9 से 15 मिनट के बीच में। हम टारगेट बना के रखे हुए हैं कि जो क्लास 1 आवर में चलता था, कोशिश करते हैं, और आप जानते हैं कि हम लोग हर समय कुछ न्यू चीज इन्वेंट करते रहते हैं जिससे बहुत फायदा होता है। तो उसी में से, उसी सीरीज में ये एक बहुत अच्छा चीज है कि एक चैप्टर को हम ले रहे हैं, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में हम लोग पढ़ते हैं। बट मेरी कोशिश रहेगी उसमें कि उस 1 आवर के क्लास को एकदम सिकोड़ के 9 से 15 मिनट के बीच में रखते हैं। हो सकता है 9 मिनट, हो सकता है 10 मिनट, हो सकता है 12 मिनट, 13 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा नहीं जाने देंगे, ठीक है? और ये जल्दी, और ये जान रहे हैं कि ये लाइव क्लास में पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके लिए वीडियो को जो है अपलोड करना पड़ेगा, क्लास को, सेशन को अपलोड करना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी में हम हैं और जल्दी वो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। कल हम आपको उसका फाइनल टाइम वाइम सब कुछ बता देंगे। तो बहुत छोटा सा समय में बहुत ज्यादा चीज आप लोग सीख लीजिएगा। तो एक लाइव क्लास तो हम लोगों का चलता ही रहेगा, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, हो सकता है जो हम लोगों का पसंद रहे, ऑर्गेनिक या फिर कुछ और भी, जो मन करेगा हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो लाइव क्लास तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है? और एक चैप्टर को अलग अंदाज में हम रिप्रेजेंट करने का सोच रहे हैं, और वो जल्द ही हम कल या परसों तक में हम उसको लाएंगे। तो हमको लगता है, उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हम लोग अभी उसको जो है कंटिन्यू नहीं करेंगे, बस स्टार्ट करके हम लोग जो है आपस में चर्चा विचर्चा कर लेंगे कि क्या लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है। पहले हम केमिकल काइनेटिक्स ऐप वाला खत्म कर लेंगे, तब फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्योंकि 2 चीज हम लोगों का ऑलरेडी चल रहा है, जनरल प्रिंसिपल चल रहा है और ऐप में हम लोगों का केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है। तो पहले केमिकल काइनेटिक्स को हम एंड कर लेंगे, तब फिर उसको रेगुलर करेंगे। वो जो हम आपको बोले कि 1 आवर के क्लास को हम ला देंगे, किसमें? 9 से 15 मिनट के बीच में। कभी जब डेरिवेशन होगा तो उसको बढ़ा के हम 15 मिनट लेके जाएंगे, अदरवाइज कोशिश करेंगे कि 9, 10, 11, 12 मिनट में वो एकदम माइंड में हम आपको डाल दें, याद टाइप का भी हो जाए। तो वो एक अच्छा चीज होगा, और उसमें थोड़ा सा ज्यादा मेरा हार्ड वर्क रहेगा, आप तो एंजॉय करोगे, बट वही मेरी कोशिश रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ठीक है? तो वेट कीजिए कल के न्यूज का। कल हम उसका टाइम बता देंगे कि वो आ रहा है, और आप जो है उस समय उसको देखिएगा एकदम अच्छे से और पढ़िएगा। लेकिन हाँ, उसका नोट्स अगर चाहोगे तो बना लेना, लेकिन उसका नोट्स केमिकल काइनेटिक्स के बाद बनाना, क्योंकि 2 चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है, तीसरा उसको नहीं करना है। बस स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू जो करेंगे जल्दी ही करेंगे। लेकिन कब? केमिकल काइनेटिक्स को खत्म करने के बाद। आओ अब चलो इलिंगम डायग्राम हम लोग देखते हैं। इलिंगम डायग्राम क्या है भाई? इलिंगम डायग्राम के बारे में क्या क्या सीख लिए वो आप लोगों को अच्छे से पता है। HJT इलिंगम ने ये ग्राफ दिया था, किसके किसके बीच में है भाई? डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में है, ठीक है? HJT इलिंगम ने पहली बार क्या किया था? डेल्टा जी का ग्राफ दिया था, और ये हम लोगों को सही ताप और सही रिड्यूसिंग एजेंट को भी चुनने में हमारी बहुत मदद करता है। अब उन्होंने ग्राफ कैसे खींचा? तो एक एक्सिस उन्होंने लिया, पहले छोड़ो एक्सिस छोड़ो, उन्होंने क्या किया? मैक्सिमम मेटल, अब कुछ कंपाउंड, अब कुछ दूसरा नॉन मेटल भी, लेकिन मेनली कौन था भाई? मेटल।
उन्होंने मेटल को ना 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया। एकदम आंख और एकदम दिल विल दिमाग उमाग एकदम खोल के समझना, ठीक है। मेटल को, धातु को, कुछ कुछ एलिमेंट भी, कुछ कुछ कंपाउंड भी, ठीक है, उसको उन्होंने कितना, 1 मोल ऑक्सीजन। आप बोलोगे सर 2 मोल क्यों नहीं? अरे भाई 1 मोल का डाटा तो तू ले ले, 1 मोल में इतना तो 2 मोल में 2 गुना कर देना, 3 मोल में 3 गुना कर देना, 4 मोल में 4 गुना कर देना। 1 मोल का अगर निकल गया तो सब कुछ निकल जाएगा, है ना। और 1 मोल में कितना होता है आप लोगों को पता है? 2 को हम लोग 1 जोड़ा कहते हैं, 12 को 1 दर्जन कहते हैं, और 6.022 इंटू 10⁻23 को हम लोग 1 मोल कहते हैं, है ना। तो मेटल को उन्होंने कितना से रिएक्शन कराया भाई? कितना मोल? 1 मोल ऑक्सीजन से। अब गधा से रिएक्शन करोगे तो गधाइड बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन से रिएक्शन करोगे तो हाइड्राइड बनेगा, और अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो ऑक्साइड बनेगा। मतलब मेटल को उन्होंने 1 मोल O2 से रिएक्शन करा के उन्होंने क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड बनाया। क्या क्या हुआ समझ में आया? क्या लिया उन्होंने? मेटल लिया। अब कुछ कुछ एलिमेंट भी, कुछ कुछ कंपाउंड भी, लेकिन ज्यादातर क्या था भाई? मेटल। कितना से रिएक्ट कराया? अरे 1 मोल O2, 1 मोल ऑक्सीजन से। 1 जोड़ा 1 दर्जन नहीं, 1 मोल O2 से। क्या किया? तुम पानी बॉयल किए हो। अब बोलोगे नहीं सर मेटल को हम इससे रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? चावल बनेगा, आटा बनेगा, या मेटल ऑक्साइड बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड को उन्होंने जो बनाया उस पे उन्होंने डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S, या फिर दूसरा वाला इक्वेशन या तीसरा वाला इक्वेशन, उसको यूज करके उन्होंने डेल्टा G निकाल लिया, ठीक। जिस टेम्परेचर पर उन्होंने निकाला था डेल्टा G, अब उन्होंने टेम्परेचर को चेंज कर दिया। टेम्परेचर को चेंज कर लिया। अब टेम्परेचर को चेंज करने के बाद फिर उन्होंने डेल्टा G निकाला, दूसरा वैल्यू आ गया। फिर उन्होंने टेम्परेचर को चेंज किया, फिर डेल्टा G निकाल लिया। और ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारा वैल्यू निकाला। किसका? MgO का। MgO का, सॉरी Mg नहीं, अभी तो मेटल है ना, मेटल ऑक्साइड का, सॉरी। अगर मेटल की जगह पे Mg रहता तब MgO। तो मेटल ऑक्साइड का उन्होंने क्या किया? अलग अलग टेम्परेचर पर उन्होंने क्या किया? बहुत सारा फ्री गिब्स एनर्जी निकाला। और फिर उसके बाद इस टेम्परेचर पर इतना फ्री गिब्स एनर्जी, इस टेम्परेचर पर इतना फ्री गिब्स एनर्जी, और ऐसे करके उन्होंने क्या किया? ग्राफ को खींच दिया, ठीक है। तो क्या क्या किया उन्होंने पता चला आपको? एक बार फिर से एकदम तेजी से बताते हैं, उसके बाद इस ग्राफ पर आएंगे। उन्होंने क्या लिया भाई? मैक्सिमम उन्होंने लिया मेटल। अब आप थोड़ा सा होंठ से बोलोगे कुछ कुछ, ठीक है, लिखना उगना कुछ नहीं है, खाली बस बोलना। मेटल को रिएक्शन उन्होंने कितना से कराया? 1 मोल ऑक्सीजन से। 1 मोल ऑक्सीजन से क्या बना? मेटल ऑक्साइड, ठीक है। इस मेटल ऑक्साइड का उन्होंने क्या निकाला? डेल्टा G निकाला, ठीक है। किसी टेम्परेचर पर निकाला, मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर पर इतना डेल्टा G आया। फिर उन्होंने क्या किया? टेम्परेचर को बदल दिया, टेम्परेचर कुछ दूसरा लिया, फिर उसके बाद उस पर उन्होंने डेल्टा G निकाला। फिर टेम्परेचर फिर से चेंज किया, फिर उन्होंने डेल्टा G निकाला, ठीक है। और अब देखो यहां पर एक एक्सिस है, दूसरा एक्सिस यहां पर है। इस एक्सिस पर हमारा डेल्टा G है, ठीक है। डेल्टा G को उन्होंने लिया किलो जूल पर मोल में, और यहां पर उन्होंने टेम्परेचर लिया, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हो, केल्विन में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर टेम्परेचर उन्होंने लिया और यहां पर डेल्टा G उन्होंने लिया। और मेटल ऑक्साइड का अलग अलग टेम्परेचर पर उन्होंने बहुत सारा फ्री गिब्स एनर्जी निकाल के वो रखे हुए हैं। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि 400 डिग्री सेल्सियस पर फ्री गिब्स एनर्जी आया कुछ, तो इधर से गए 400, फ्री गिब्स एनर्जी इतना, मान लेते हैं यहां पर पॉइंट कुछ आया, मान लेते हैं। फिर अलग टेम्परेचर पर इतना फ्री गिब्स एनर्जी, मान लेते हैं यहां पर पॉइंट आया। फिर अलग टेम्परेचर पर इतना आया, मान लेते हैं यहां पर पॉइंट आया। अब फिर सब पॉइंट को क्या किया उन्होंने? मिक्स कर दिया, तो एक लाइन बन गया। अब वो लाइन किसका है? इस मेटल ऑक्साइड का, ठीक है। अब उन्होंने मेटल को चेंज कर दिया। अब मेटल हम मान लेते हैं पिछली बार अगर Mg लिए थे, तो इस बार हम लोग क्या ले लिए भाई? एल्युमिनियम ले लिए। सेम एल्युमिनियम को रिएक्शन कराएंगे किससे? O2 से, बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। फिर उसका अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग टेम्परेचर पर फ्री गिब्स एनर्जी निकाला गया। अब फिर एल्युमिनियम के लिए वो ग्राफ खींचा गया। फिर दूसरा मेटल हम लोग ले लिए, 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए, फिर मेटल ऑक्साइड बना। अलग अलग टेम्परेचर पर फिर से इक्वेशन को यूज करके, समीकरण को यूज करके डेल्टा G का वैल्यू निकाल लिया गया। फिर उस मेटल का ग्राफ खींच दिया गया। बात समझ में आ रहा है? अब इसी तरह से उन्होंने बहुत सारा मेटल, बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे कंपाउंड को 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करा करा के ऑक्साइड बनाया उन्होंने। और ऑक्साइड बनाने के बाद वो बहुत अलग अलग टेम्परेचर पर डेल्टा G का वैल्यू उन्होंने निकाल लिया, और फिर उसको प्लॉट करके वो ग्राफ खींचते चले गए, ग्राफ खींचते चले गए, ग्राफ खींचते चले गए, और ग्राफ कुछ इस टाइप का आया, ठीक है। अब देखो, जब उन्होंने मैग्नीशियम को यहां पर इस एक्सिस में क्या लोगे? डेल्टा G,
किसमें? किलो जूल पर मोल में, ठीक है। और यहां पर क्या लेना है? टेम्परेचर। अब देखिए यहां ये हमारा ओरिजिन है 0, यहां पर है -1200, और इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है भाई? डेल्टा जी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप बोलोगे सर ये तो 1200 है, उधर तो 0 हो रहा है, तो घट रहा है ना। अरे बेवकूफ, आप जान ही रहे होंगे कि -12 है ना भाई, माइनस में ये ज्यादा है, मतलब ये वैल्यू कम है, और माइनस में घट रहा है, इसका मतलब रियली में वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर -1200 है, और 100 किलो जूल का आप लोग अंतर रख दोगे, तो -1200, -1100, -1000, -0, फिर प्लस, ठीक है। तो यहां पर आप कितना का चेंज रखोगे? 100 किलो जूल पर मोल का चेंज रखोगे, लगभग -1200 से शुरू करना और यहां तक पहुंचा देना। और ये ग्राफ आप एग्जाम में नहीं आएगा, कॉपी का शोभा बढ़ाएगा, लेकिन ना बनाने का टैलेंट आप एकदम ला ही लेना। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बने, ऐसा नहीं, बहुत आसान है। देखो ना, भी एकदम लगेगा कि हाँ सर अब हम बना लेंगे। चलिए, एक 100 का डिफरेंस रख दिए, इधर हो गया डेल्टा जी। अब इधर क्या रखोगे? टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस या 400 केल्विन का आप लोग जो है चेंज रखोगे। यहां पर 0 है, ये 400 डिग्री सेल्सियस, ये 800 डिग्री सेल्सियस, ये 1200, ये 1600, ये 2000, 400 का हम लोग चेंज रखे हुए हैं। अब जानते हो डिग्री सेल्सियस में को जगह अगर केल्विन में बदलना होता है तो 273 हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 0 में अगर 273 ऐड कर दीजिएगा तो 273 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 273 केल्विन हो जाएगा, ये 673, 273 जोड़ते जाओ, चले जाओ, तो वो केल्विन में चला जाएगा। समझ में आ गया बात? अब आइए, इधर हमने डेल्टा जी ले लिया, इधर हमने टेम्परेचर, हम लोगों ने नहीं, HJT लिंगम ने ले लिया। अब चलिए, अब वो mg का ग्राफ सबसे पहले खींचे। किसका भाई? mg का। तो बोलो mg का ग्राफ खींचने के लिए जल्दी से अब आप लोग लिख के बताइए, mg का ग्राफ खींचने के लिए, mg का ग्राफ, mg के किस चीज का ग्राफ खींचेंगे? तो mg के गिब्स फ्री एनर्जी का ग्राफ खींचेंगे। किसके अगेंस्ट में भाई? टेम्परेचर के अगेंस्ट में। तो उसके लिए mg को वो किससे रिएक्ट कराएंगे? बताइए तो जरा सा, किससे रिएक्ट कराएंगे? O2, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। 1 मोल O2, 1 मोल O2, सही है, सही है, सही है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 1 मोल O2 से रिएक्शन कराएंगे, हो गया। क्या बनेगा रे? तो mg, देखो mg और O, आप लोगों को पता है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो mg का वैलेंसी कितना होता है? 2, तो mg का वैलेंसी हो गया 2, और O का भी वैलेंसी होता है 2, तो 2 2 सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या भाई? MgO, ठीक है। अब यहां देखो O2 है, और अगर आपको बैलेंस करना है तो यहां कोई छेड़खानी मत करना, यहां 2 मोल मत कर देना, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे बैलेंस करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, बट HJT इलिंगम का जो ग्राफ है ना, उसमें O2 का 1 मोल ही लिया जाता है, तो इसलिए आप यहां पर 1 ही रखोगे, इसको छोड़ के आप तुम बैलेंस करो। तो यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां पर 1 ही है, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ऐसा करने के बाद 2 मैग्नीशियम हो गया, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम बैलेंस कर दिए। 2 mg प्लस O2 से कहां जा रहा है? 2 MgO। तो ये अभी देखो इस ग्राफ का क्या क्या कारनामा है हम लोग सीखेंगे, बट ये ग्राफ है क्या वो तो पहले सीख लो, इसके बाद फिर इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे हम लोग। ध्यान देना, ये देखो वही जो ग्राफ है, सॉरी वही इक्वेशन यहां लिख दिए, 2 mg प्लस O2 से क्या बन गया? MgO। अब ये ग्राफ ऐसा गया, ऐसा आ गया। ये जो देख रहे हो ना, ये लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा पर, तो ये जहां पर भी कॉर्नर तुमको मिलेगा ना, तो कॉर्नर का मतलब समझना उसने अपना स्टेट बदल दिया, अवस्था बदल दिया। सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड है लिक्विड से गैस चला गया। समझ में? जहां पर भी आपको कॉर्नर रहेगा, तो कॉर्नर हम लोग जो दिए वो इसलिए ताकि पता चले सबको कि वहां पर स्टेट परिवर्तन हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है, अवस्था चेंज हो गया है। समझ में आई बात? तो जहां पर भी, जैसे यहां देखो जेडन वाले केस में भी देखो यहां पर है ना, इसका मतलब यहां पर उसने क्या किया? स्टेट चेंज कर दिया। तो भाई देखिए ये ग्राफ हो गया हमारा। अब इस ग्राफ में देखो, मान लेते हैं कि 400 डिग्री सेल्सियस पर अगर जानना चाहते हैं कि फ्री गिब्स एनर्जी कितना होगा, तो 400 को ऐसे करके ग्राफ से टच करा दो, और फिर ऐसे ऐसे करके लाओ, तो लगभग देखो 1000 -1000 किलो जूल पर मोल आया। कितना आसान है और कितना बड़ा चीज हम लोगों को ये ग्राफ दे दिया। किसी भी टेम्परेचर पर अगर MgO का फ्री गिब्स एनर्जी निकालना है, तो कोई समीकरण को उतना यूज नहीं करना है, सारा मेहनत HJT लिंगम ने करके हम लोगों को दे दिया। देखो 400 डिग्री सेल्सियस पर लगभग कितना हो गया? -1000 किलो जूल पर मोल। नहीं, अगर मान लें 800 पे निकालना चाहते हैं, तो देखिए यहां जा रहा है लगभग -950, ठीक है। तो किस टेम्परेचर पर कितना फ्री गिब्स एनर्जी होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए, वो आप इस ग्राफ से एकदम पता कर सकते हो।
समझ में आई बात? चलिए, अब मैग्नीशियम का खेल खत्म हो गया। मैग्नीशियम को शुरुआत कहां पर करोगे? लगभग 1150, ठीक है, -1100 से थोड़ा सा ज्यादा और -1000 से थोड़ा कम। ये कम ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि माइनस इसलिए उल्टा बोल रहे हैं। तो यहां से आप ग्राफ खींचिएगा और लगभग 1000 के करीब में ऐसे करके स्टेट चेंज करके ऐसे ग्राफ खींच दीजिएगा। क्या डर लग रहा है इसमें, इस ग्राफ को खींचने में? अब चलो एल्युमिनियम का ग्राफ खींचते हैं। एल्युमिनियम, अब फिर से अब तुम लोग रेडी हो जाओ, बताओ एल्युमिनियम का इलिंगम डायग्राम खींचने के लिए इसको किससे रिएक्शन कराना पड़ेगा? जल्दी फिर से बताइए, भूलना नहीं है उस चीज को। बोलो, किससे रिएक्शन कराना पड़ेगा? 1 मोल O2, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस यस। अच्छा, एक बंदा पूछ रहा है सर ग्राफ ऊपर क्यों गया? अरे देखो, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे फ्री गिब्स एनर्जी भी बढ़ता चला जा रहा है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे फ्री गिब्स एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो, माइनस में घट रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो इसलिए बढ़ रहा है तो ये चला गया ऊपर। किसी किसी में क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर फ्री गिब्स एनर्जी घटता भी है। देखिए यहां पर कार्बन का है ना, ये नीचे चला गया। किसी किसी का फ्री गिब्स एनर्जी टेम्परेचर को बढ़ा दो घटा दो वही रहता है, देखो यहां, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा एकदम अच्छे से। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, मैग्नीशियम का ग्राफ। अब अच्छे से देखो एल्युमिनियम का, हाँ यहां पर आ रहे थे हम लोग। एल्युमिनियम का HJT इलिंगम को डायग्राम को खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एल्युमिनियम को रिएक्शन कराना पड़ेगा किससे भाई? O2 से, ठीक है। अब देखो बनेगा AlO, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ। तो एल्युमिनियम कितना बॉन्ड बनाता है? 3, ऑक्सीजन 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 3 आ जाएगा यहां पर, 2 आ जाएगा यहां पर, तो बन गया Al2O3। लेकिन बैलेंस अगर आप करना चाहते हैं तो हम आपको बोले हैं कि यहां पर 1 मोल O2 ही रहने दीजिएगा। इसलिए 1 मोल O2 भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि HJT इलिंगम ने जो ग्राफ खींचा है वो हर मेटल ऑक्साइड का तो खींचा है, लेकिन मेटल ऑक्साइड जो बनाया था उन्होंने मेटल को 1 मोल O2 से ही रिएक्शन कराने का। तो यहां पर आप कोई छेड़खानी मत कीजिएगा, इसको छोड़ के बैलेंस करने का कोशिश कीजिए। चलिए बैलेंस करते हैं। तो यहां हम लोग देख रहे हैं भाई कि 3Al2, ऑक्सीजन 3 है। अब यहां पर ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। अब इसको सोचो क्या चीज से गुना किया जाए जो कि एल्युमिनियम और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले ऑक्सीजन में छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, इस वजह से एक काम कीजिए, इस 3 को ना 2 कर दीजिए, इस 3 को 2 कर दीजिए। तो 2 करने के लिए देखो एकदम ध्यान देना, 2/3 से गुना कर देते हैं। क्या हुआ समझ में आया? 2/3 से गुना करने से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 3 कैंसिल हो गया और 3 कैंसिल हुआ और 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो 3 कैंसिल हो गया, खत्म, और 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो ऑक्सीजन का नंबर कितना आ गया बताइए? 2। समझ में आ रहा है ना? अब लोग सर ऐसा क्यों किया, इतना लफड़ा, डायरेक्ट बैलेंस कर लेते। इसलिए हम लोग ऐसा करना चाह रहे हैं ताकि ऑक्सीजन का जो 2 नंबर है ना, मतलब O2, हम लोग इसको मेंटेन करना चाह रहे हैं। इस वजह से हम लोगों ने यहां पर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 2/3 से मल्टीप्लाई करने से हुआ क्या? देखो तो हुआ क्या भाई, हुआ क्या? ये 3 कैंसिल हो गया और ये 2 यहां पर क्या हो गया भाई? मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। और ऐसा करने से क्या हुआ? एल्युमिनियम 4 हो गया, तब यहां 4 से गुना कर दो, बैलेंस हो गया। लेकिन हाँ 1 मोल O2 भी मेंटेन रहा। तो देखो इसको बैलेंस करके ही हम यहां पर दे दिए हैं Al2O3 2/3 से है ना, 2/3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 4/3 हो गया है ना, 4/3। सॉरी, यहां पर जो 4/3 हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं इसलिए क्योंकि यहां 2 × 2 4, ये 3 भी तो है ना, 3 ऑक्सीजन के केस में कटा है, बट ऑक्सीजन के एल्युमिनियम के केस में तो नहीं कटेगा। एल्युमिनियम में जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 × 4/3। तो इधर एल्युमिनियम है हमारा 4/3, इधर एल्युमिनियम आपका 4, तो इधर भी आप कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? 4/3 से। और ऐसा करने से देखिए हमारा रिएक्शन बैलेंस हुआ, लेकिन हाँ यहां पर 1 मोल O2 बरकरार रहा। ये एल्युमिनियम वाला समझ में आ गया ना? ऑक्सीजन के केस में ये 3 कैंसिल हो गया था जब ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन ये 2/3 एल्युमिनियम और ऑक्सीजन दोनों से मल्टीप्लाई है ना, तो ऑक्सीजन के केस में तो कैंसिल हो गया, बट एल्युमिनियम के केस में रह गया 2 × 2 4/3। तो इधर 4/3 है, तो इधर तो सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। इस वजह से कितना से गुना करना पड़ेगा? 4/3 से, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड का ग्राफ हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला गया वैसे वैसे फ्री गिब्स एनर्जी बढ़ता चला गया। अलग अलग टेम्परेचर पर उन्होंने अलग अलग फ्री गिब्स एनर्जी लिया और ये ग्राफ उन्होंने खींच दिया।
ठीक है, अभी देखो ये वाला, ये दोनों ग्राफ कहां पर कट रहा है भाई, ये दोनों ग्राफ यहां पर कट रहा है। अच्छा, इस पॉइंट का आप इंपॉर्टेंस बता सकते हो? आप लोग सोचो कि ये पॉइंट पर क्या हुआ होगा, बताइए तो। इस पॉइंट पर ये देखो, ये हुआ हमारा मैग्नीशियम का ग्राफ और ये है हमारा एल्युमिनियम का ग्राफ, दोनों इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो बताइए इस पॉइंट पर क्या हुआ होगा, इस पॉइंट पर क्या इंपॉर्टेंट चीज आया होगा बताइए। यस यस, सोचो सोचो सोचो, वेरी गुड वेरी गुड। और अच्छे से सोचो, और अच्छे से सोचो, उस पॉइंट पर क्या हुआ होगा? टेम्परेचर सेम, वेरी गुड वेरी गुड। और सोचो, टेम्परेचर सेम, यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा। हम देखें सबका एकदम जज्बात वही था, लेकिन अलग अलग चीज लिख रहे थे कि सर टेम्परेचर सेम होगा दोनों में, अच्छी बात है, टेम्परेचर भी सेम होगा और साथ साथ डेल्टा जी भी तो सेम होगा। कि देखो ये वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर मैग्नीशियम का भी डेल्टा जी और एल्युमिनियम का भी डेल्टा जी दोनों क्या हो गया है, सेम हो गया है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पर। तो याद रखिएगा, इसका जब ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि इलिंगम डायग्राम में जब कोई ग्राफ कट करता है तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उस खास टेम्परेचर पर दोनों का डेल्टा जी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये मैग्नीशियम का ग्राफ हो गया, ये एल्युमिनियम का ग्राफ हो गया। उसके ऊपर चलते हैं, ये है हमारा Zn का। Zn को उन्होंने फिर से 1 मोल O2 से रिएक्शन कराया और ग्राफ खींच दिया, इस टाइप से Zn का ग्राफ हो गया। उसके ऊपर थोड़ा सा ये Zn का ग्राफ जो खींचोगे ना -600 से थोड़ा सा नीचे पर, ठीक है, उसके ऊपर चलिए 500 से थोड़ा सा कम पर आप कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ खींचेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को O2 से रिएक्शन करा के CO2 बनाया। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को O2 से रिएक्शन करके क्या बनाया गया है भाई, CO2। देखो फिर से 1 मोल O2 से रिएक्शन किया गया है। तो ये वाला ग्राफ किसका है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक उसी तरह से यहां पर ये वाला जो ग्राफ है -400 से थोड़ा सा कम पर, ये Fe का ग्राफ है। Fe को O2 से रिएक्शन करा के FeO बनाया गया है। ओके, ये ग्राफ किसका, मैग्नीशियम का, ये एल्युमिनियम का, ये Zn का, ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का है, ये हमारा क्या है भाई जो वायलेट बैगनी वाला है, ये आपका है लोहा का। फिर यहां पर है कॉपर का, ठीक है, कॉपर का, कॉपर को O2 से रिएक्शन करके Cu2 बनाया गया, ये हुआ कॉपर का ग्राफ। और कॉपर के किस चीज का ग्राफ, तो कॉपर ऑक्साइड का ग्राफ। फिर एकदम भूलना मत, कॉपर को किससे रिएक्शन कराया गया होगा, तो 1 मोल O2 से रिएक्शन कराया गया होगा और ये कॉपर ऑक्साइड बनाया गया और उसके बाद फिर अलग अलग टेम्परेचर पर डेल्टा जी निकाल के वो ग्राफ खींच लिया गया होगा। उसके ऊपर देखिए ये Hg पारा का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ ब्लैक वाला हम बताएंगे, रुक जाओ। ये है पारा का ग्राफ, ये है Ag का ग्राफ। अब इस पर जो जेई और नीट का जो क्वेश्चन है ना, उसको बनाने के लिए आप थोड़ा सा चीज ध्यान में रखना कि कौन कौन मेटल ऑक्साइड ऊपर है और कौन कौन मेटल ऑक्साइड कहां है, नीचे है। यह ध्यान बस रख लेना क्या बोला हमने, कौन कौन सा मेटल ऑक्साइड कहां है, ऊपर है, और कौन कौन सा मेटल ऑक्साइड नीचे है। जैसे देखो मैग्नीशियम हमारा नीचे है, एल्युमिनियम नीचे है, हमारा Zn नीचे है, ये तीनों नीचे है। और ये सब देखो Ag का, Hg का, Cu का और Fe का, ये सब क्या है, ऊपर है। इसी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तो ध्यान रखिएगा। अब आइए दो ग्राफ, ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का और ये है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का। दोनों कार्बन का ही ग्राफ है, इस वजह से हम ब्लैक कलर से दिखा दिए ताकि कार्बन का ग्राफ आपको पता चल जाएगा कि ये कार्बन का ही ग्राफ है। तो ये भी कोयला है, ये भी कोयला है, बट यहां से बना है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये था C+O2 से क्या बनवा दिए हैं भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनता है जब O2 बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में देते हैं। तो 1 मोल हम लोग O2 दिए हैं और O2 से रिएक्शन कराए। बैलेंस करने के लिए आपको इसको तो कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ है। और ये वाला किसका ग्राफ है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का। दोनों ग्राफ में अंतर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये आपका C और O2 कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ है, ठीक है। तो ये है हमारा इलिंगम डायग्राम। अब एक बार फिर से हम तेजी से बोलते हैं, फिर हमको एकदम बताना कि एकदम आपको 100% एकदम समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
एच.जे.टी. इलिंगम साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने पहली बार गिब्स फ्री एनर्जी का ग्राफ दिया। ठीक है, किसके किसके बीच में ग्राफ खींचा? डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा, और साथ साथ ये वाला ग्राफ सही टेम्परेचर और सही रिड्यूसिंग एजेंट को चुनने में भी हमारी मदद करता है। तो वो ग्राफ जो डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देता हो और साथ साथ सही टेम्परेचर और सही रिड्यूसिंग एजेंट को चुनने में हमारी मदद करता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलिंगम डायग्राम। ओके, ये आपको इतना सा समझ में आया? अच्छे से बताइए तो। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है बाबू। यस, आज थोड़ा सा आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में लेट हो जाएगा, इस वजह से ऑब्जेक्टिव छोड़ देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला आज रहने देंगे, कल होगा तो कर लेंगे। ठीक है, और कल हम आपको बताएंगे भी उसका शेड्यूल, कि वो जो छोटा सा लेकिन बड़ा धमाका वो आएगा, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक एप्लीकेशन बता के फिर तब छुट्टी देते हैं। ले लिया? आओ, अगला हेडिंग है हमारा कंक्लूजन या फिर एप्लीकेशन ऑफ इलिंगम डायग्राम। कंक्लूजन, निष्कर्ष। अकॉर्डिंग टू एच.जे.टी. इलिंगम के अनुसार when we move from top to bottom in Illingam diagram then stability of metal oxide increases। समझना क्या बोला जा रहा है? कंक्लूजन, इलिंगम डायग्राम से क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या क्या बात उन्होंने बताया, यही सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या क्या है समझिएगा। एच.जे.टी. इलिंगम ने क्या कहा, जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड जो होता है ना, इंक्रीज करता है। हमने एक बात बोला था ना कि कौन नीचे है और कौन ऊपर है, ये जरा सा आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीचे वाला होगा ज्यादा स्टेबल, ऊपर वाला होगा कम स्टेबल। ठीक है, नीचे वाला होगा ज्यादा स्टेबल, ऊपर वाला होगा कम स्टेबल। कैसे? तुरंत हम आपको समझाते हैं। तो एच.जे.टी. इलिंगम क्या कहते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या होता है भाई? इंक्रीज करता है। ध्यान देना, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो स्टेबिलिटी जो है ना, स्टेबिलिटी वो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। पहला कंक्लूजन है, मतलब नीचे वाला जो है ना वो ज्यादा स्टेबल होगा और ऊपर वाला क्या होगा? कम स्टेबल होगा। क्यों? कैसे ग्राफ से पता चल गया कि ये नीचे वाला स्टेबल है भाई और ऊपर वाला कम स्टेबल है? ये कैसे पता चला होगा? सोचो थोड़ा सा। अब सिंपल एक लाइन का आंसर भाई, देखो एकदम अच्छे से समझना, तुरंत एकदम दिल में डाल लेना है। कोई भी संभव प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू प्लस होना चाहिए कि माइनस? आप बोलोगे सर माइनस, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? प्लस या फिर माइनस? माइनस। एक चीज क्लियर? और आप जानते हो कि ये सबका डेल्टा जी क्या है? छोटा है। माइनस में बड़ा है, बट रियली में ये डेल्टा जी क्या है भाई? छोटा है। और ये वाला डेल्टा जी क्या है? बिगर है, बड़ा है। तो जिसका डेल्टा जी छोटा है ना, उस डेल्टा जी को पाना, पुराना कंप्लीट करना तो आसान होगा, और जिसमें डेल्टा जी ज्यादा होगा, जिसमें डेल्टा जी का वैल्यू ज्यादा होगा, उतना लेके जाना बहुत मुश्किल है। तो चूंकि ये सबका डेल्टा जी कम है, मिनिमम है, बहुत कम है, तो उसको पूरा करना बहुत आसान है, उतने एनर्जी को पूरा करना बहुत आसान है। तो चूंकि आसान है, इस वजह से ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, और ये रिएक्शन कर ही नहीं रहा, मतलब इसके लिए डेल्टा जी बहुत चाहिए। तो भाई इस 400 डिग्री सेल्सियस पर ही तुमको क्या करना पड़ेगा कि डेल्टा जी को क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा पूरा करना पड़ेगा। 400 डिग्री सेल्सियस पर अगर देखा जाए सिल्वर का ना, तो -100 के करीब फ्री गिब्स एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब -100 जो है ना, इससे ज्यादा होता है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझना, कि सेम टेम्परेचर भी तुम बढ़ा घटा नहीं सकते, क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ा दोगे तो फिर और ज्यादा फ्री गिब्स एनर्जी चाहिए। समझ में आ रही बात ना? इन्हें बोलोगे, आप बोलोगे सर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए ना, फ्री गिब्स एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो फ्री गिब्स एनर्जी चेंज तो हो जाएगा भाई, बट इस टेम्परेचर पर 400 डिग्री सेल्सियस पर एजी का रिएक्शन करवाने के लिए तुमको इतना ही फ्री गिब्स एनर्जी चाहिए। अब उतना हम कर ही नहीं पाते हैं, तो कहां से वो रिएक्शन करेगा? लेकिन इसी टेम्परेचर पर अगर mg का कराना चाहे तो -1000 चाहिए, जो कि छोटा वैल्यू है, वो पूरा हो जाता है। तो अब आप बोलोगे नहीं सर चलिए -400 पे आपने लिया ना, हम -800 पे लेंगे, ले लो।
तो -800 पर अगर mge का डेल्टा जी चाहिए तो लगभग -950 के करीब आएगा, बहुत छोटा वैल्यू है। सेम उसी पर ऊपर वाला पे अगर लीजिएगा, ऊपर वाले पे लीजिएगा तो बहुत ज्यादा डेल्टा जी। तो किसी भी टेम्परेचर पर तुम उठा के ले लो, नीचे वाला जो मेटल सब है ना उसका डेल्टा जी पुराना आसान है, और ऊपर वाले का डेल्टा जी उस टेम्परेचर पर उतना डेल्टा जी पुराना मुश्किल है। इस वजह से ये आसानी से रिएक्ट कर लेगा, अब वो आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब क्या, ये जो है ना, इसको अगर लेके जाना चाह रहे हो ऑक्सीजन की तरफ तो बोलेगा चलो 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 चलो, मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो है ना, वो उसको अगर ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के पास ले जाना चाहोगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट अगर करवाना चाहोगे तो ना 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 नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, मतलब ये रिएक्शन नहीं करना चाहेगा। और अगर ये रिएक्शन नहीं करना चाह रहा है तो बताइए ये अच्छा ऑक्साइड बनाएगा कि खराब ऑक्साइड बनाएगा? ये खराब ऑक्साइड बनाएगा, है ना। और ये वाला सब क्या होगा? अच्छा ऑक्साइड बनाएगा। ये हुआ डेल्टा जी से एक्सप्लेनेशन। और ऐसे कॉमन सेंस भी देखो यार, चांदी है, मरकरी है, तांबा है, और ये सब के बारे में जानते हैं कि ये सब कम रिएक्टिव होता है, और जब कम रिएक्टिव है तो रिएक्शन तो नहीं है ना करेगा भाई। और यहाँ देखो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सुपर रिएक्टिव सब है, तो ये तो दनादन 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 रिएक्शन करेगा। तो ऐसे भी हम लोग समझ गए कि हाँ ये सब रिएक्शन करने वाला है, तो इसका जो ऑक्साइड सब बनेगा जबरदस्त बनेगा, एकदम दोनों के बीच में जबरदस्त दोस्ती होगा। और ये सब ना 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 करेगा। एजी जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, बट दोनों में खटपट 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 चल रहा है, ये दोनों जो है ना रिएक्शन करना ही नहीं चाहता है, तो ये ऑक्साइड आपका क्या होगा? बेकार होगा, बर्बाद होगा। और ये वाला सब ऑक्साइड क्या होगा? अच्छा होगा। तो ये सब जो ऑक्साइड है इलिंगम डायग्राम में जो नीचे है, ये सब ऑक्साइड का जो मजबूती है, स्टेबिलिटी है, क्या है भाई? ज्यादा है। और ये सब का स्टेबिलिटी क्या है? कम है। तो बताइए जब ऊपर से नीचे जाइएगा, अब आप लोग बताइए, ऊपर से जब नीचे जाइएगा तो ये सब कमजोर हुआ, है ना। खराब ऑक्साइड सब, ये सब अच्छा ऑक्साइड हुआ, क्योंकि इसमें फ्री गिब्स एनर्जी भी कम है और ये ज्यादा रिएक्टिव भी है, तो मस्त ऑक्साइड बनेगा। वो सब खराब ऑक्साइड बनेगा। तो ऊपर से नीचे जब जाइएगा तो ऑक्साइड का क्वालिटी, ऑक्साइड का स्टेबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? एक बार में गलत मत करना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहे हैं हम, आज थोड़ा सा लेट हो गया था। हम चाह रहे हैं कम से कम एक एप्लीकेशन आप लोग पढ़ लो, बाकी 2 बचेगा कल एकदम कंप्लीट करके। और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जो कि 5 मार्क्स में पूछता है, वहां पर हम चले जाएंगे। लेकिन हमको लगता है आप आराम से समझ गए होंगे। तो हमको जल्दी से लिख के बताइए कि अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटल ऑक्साइड का जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? बताइए। इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, समझ में आया। तो ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब नीचे वाला जो मेटल सब है वो अच्छा होगा, सॉरी नीचे वाला जो मेटल ऑक्साइड सब है वो अच्छा होगा, और ऊपर वाला मेटल ऑक्साइड सब खराब होगा। ठीक है, आओ तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला जब नोट्स आप लोग बनाओगे ना तो ये मत करना, ये मत बनाना, ये बस समझाने के लिए दिखाएं हम आपको कि यही इलिंगम डायग्राम है। इलिंगम डायग्राम में स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड, जब आप ऊपर से नीचे जाइएगा तो मेटल ऑक्साइड का जो स्टेबिलिटी है ना वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और अगर ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है तो इधर से इधर जाने पर क्या होगा? खराब होगा। तो ये लिख दिए स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड, अगर ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर जाइएगा तो घटेगा, है ना। ऊपर से नीचे जाइएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और इसका उल्टा अगर आप नीचे से ऊपर जाइएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? घटेगा, ऊपर वाला खराब। तो उसी को और एक अंदाज में लिख दिए ताकि एकदम माइंड में क्लियर हो जाए आपका कि ऊपर वाला जो होगा वो लेस स्टेबल मेटल ऑक्साइड होगा, कम अस्थाई मेटल ऑक्साइड होगा, और नीचे वाला जो होगा वो मोर स्टेबल ऑक्साइड होगा। तो पहले इलिंगम डायग्राम का डेफिनेशन लिख लेना, फिर इलिंगम डायग्राम बना लेना, उसके बाद हेडिंग देना कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू एचजेटी इलिंगम। एचजेटी इलिंगम के अनुसार व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन इलिंगम डायग्राम देन स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड इंक्रीजेस। ठीक है, इलिंगम डायग्राम में जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तब मेटल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। ठीक है, बस एक ही रहने दो आज, आप जो क्लास है उस क्लास को अटेंड कर लीजिए जाके, ठीक है, और हम लोग बाकी कल पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिया? 2 और है, 2 हम लोग को पढ़ना है, और वो एकदम आसान सब है, एकदम आसान सब है, तुरंत खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो है हम आएंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पर। आयरन को प्राप्त करने का जो प्रोसेस सब है वो सब हम लोग सीखेंगे, लेकिन कल। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग जो है अच्छे से रहिए, दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ते रहिए, और आपके लिए हम एकदम मस्त चीज़ लेके आ रहे हैं, उसका थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जल्दी आ जाएगा वो। दूसरे सब सब्जेक्ट पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है, उस सब सब्जेक्ट को भी इंटरेस्टिंग बना के पढ़िए, बहुत अच्छे से रहिए, एकदम सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम लोग कल सुबह में 9 बजे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही।